जहांगीर के शासनकाल में ही अगर जो भाई विभीषण मिल जाए कुछ नहीं कर पाए तो ये मान के चलो किसी भी एक अदना की शक्ति से हार जाओ। अगर जो भाई लक्ष्मण मिल जाए किसी से तो सीता से ऐसी सुंदरी को भी उठा के तो अपने यहाँ लेके चले आओ। सीता को लेके भागा था रावण, लेके भागा था। यस सर। और रावण के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे ग्राम में तो सबको अपने पैर नीचे दबा के रखता था। सबसे शक्तिशाली माना सबसे शक्तिशाली उसी उपकर। लेकिन साथ खड़ा रहने वाला लक्ष्मण जैसा भाई था, यस सर। और रावण के साथ खड़ा रहने वाला विभीषण जैसा भाई था। की बेटी लंका डाल ये आगे बता दिया कि कितना और तीर चलाएंगे मरेगा नहीं। विभीषण नहीं आया होता तो राम मार ही देता। ऐसे पर्टिकुलर जगह पे तीर चलाई कि वहीं उसकी अमृत सूख जाए तब, नहीं तो पूरा जीवन राम अब तक उसका सर काटते और वो खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होता। अब भी काट रहे हैं। अब दीपावली को जलाया जा रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा सदी आ रहा कभी सोचे कि वही रावण जलाया जाता है, कोई और रावण जलाया जाता है? नहीं वो तो रावण रावण था वो रावण था, सर दो नहीं रावण क्या है? रावण प्लास्टिक का सर दो भी तो सर रावण ही ऐसा होता है। रावण का मतलब होता है बुराई। यस सर। बुराई लेकिन बुराई जो लोग जलाते हैं वो सबसे ज्यादा वही बुराई करते हैं। वो तो वो है ना? रावण जलाने के पीछे कितनी बुराई उसी दिन हो जाती है। ये बताओ, रावण जलाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, मेला लगेगा उसमें 3-5 तो उसमें क्या होता है? सब होता है। चलिए, मुगल मराठा जहांगीर के शासनकाल में ही मराठे सर्वप्रथम अमीर वर्ग में शामिल हुए। जहांगीर के शासनकाल में मराठे सबसे पहले मुगलों के अमीर वर्ग में शामिल हुए। और इसमें शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? शिवाजी के पिताजी। कौन है? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले सबसे पहले जो मराठे हैं जो मुगलों की नौकरी स्वीकार किए और अमीर वर्ग में शामिल हो गए। अब इसको लिखते जाओ, समझाने लायक नहीं है, किताब लिखो, मैं बोलता जा रहा हूं। पहला पॉइंट हेडिंग दे दो, जहांगीर से विशिष्ट तथ्य। जहांगीर से विशिष्ट तथ्य या जहांगीर द्वारा किए गए कार्य। तथ्य या जहांगीर द्वारा किए गए कार्य। नंबर 1, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर ने भी फारसी भाषा में लेख लिखवाया। फारसी भाषा में लेख लिखवाया। प्रशस्ति पर जहांगीर ने भी फारसी भाषा में, किस भाषा में? फारसी भाषा में लेख लिखवाया। देखो, क्वेश्चन कई बार पूछा गया इस तरह से कि वह मुगल शासक जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पे अपना लेख लिखवाया कौन था? तो जहांगीर था। अगला पॉइंट, जहांगीर ने पॉइंट करके लिखते जाओ 1, 2, 3। जहांगीर ने बालिका पद पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। बालिका पद पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। बालिका पद
बालिका वध, अर्थात पहले क्या होता था मध्यकाल में, जब लड़की पैदा हुई तो उसको मार दिया जाता था। क्या कभी सोचे हो कि अभी अपने ही गांव क्षेत्र में देखना कि अपने बाबा का जमाना में जाके सोचना, 4 भाई हैं तो 2 तो बाण रह जाते थे, शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि लड़की पैदा हुई तो लोग, अब तो थोड़ा विचार बदला है, अब लड़कियों का भी लोग परवरिश कर रहे हैं। एक तो लड़की पैदा हुई उसको फेंक देंगे, मर गई। जब लड़की मर गई तो शादी कहाँ से होगी, किससे होगी? शादी तो लड़की से ही होगी ना। लेकिन अब जो है लोगों के दिमाग से ये सब जो है बात निकला है, अभी है, अभी जब पेट में आ रही है तभी चेक कराते, और चेक करा के उसको दुनिया देखने ही मत दो। सर कभी-कभी गड़बड़ हो जाता है। तो ये तो चीजें अभी इस बीच में थी, आजादी के बाद। तो मध्यकाल में तो ये कंडीशन थी कि लड़कियों को पैदा होते ही फेंक दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो जहांगीर ऐसा शासक था जो बालिका वध को प्रतिबंधित किया, और यह सबसे अधिक बुराई थी राजपूतों में। राजपूत अपने यहाँ लड़कियों को जिससे कि शादी करेंगे 2000 तो शादी राजा थे करते ही थे, लेकिन अपने घर में जो लड़की पैदा होती उसको मालूम नहीं। यही कारण है कि ये बताओ लिंगानुपात सबसे कम उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मतलब भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे कम है? लिंगानुपात का मतलब वह रेशियो जो लड़के और लड़की का जो है में तुलना कराती है। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। और दूसरे नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे मानो हरियाणा है, दूसरे नंबर पर राजस्थान और पंजाब और राजस्थान, पंजाब दूसरे पे, राजस्थान तीसरे स्थान। ये पूरा बेल्ट वही है। उसके पीछे कारण था कि जितने आक्रांता है इसी रास्ते से आए, और जो भी विदेशी आक्रांता थे उनके निगाह में 2 चीज था, भारत की नारी और धन। तो उस समय की मानसिकता आज तक जो है वहां लिंगानुपात को कम। हरियाणा में लिंगानुपात 812 है मात्र, 1000 लड़कों के पीछे मात्र 812 लड़कियां हैं। अब 200 लोग कहाँ जाएंगे? बाढ़ तो लाना पड़ेगा बिना शादी में आके, यहाँ पे भी रहते थे। अब तो बहुत परिवर्तन हुआ है कि मान लो कि अब दमलिया का लिंगानुपात कितना है? 913 है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में है? दमलिया तीसरे पे। सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर में। क्यों है? जौनपुर में आज भी देखो तो घर घर और गांव में IAS पाए जाते हैं। शिक्षा का स्तर जहां ऊंचा होगा वो भेदभाव को दूर कर देगा। जौनपुर शिक्षित जिला में आता है, इसलिए वहां लड़का हो या लड़की सबको एक समान देखा जाता है। दूसरे नंबर पर लिंगानुपात कहाँ पे? जौनपुर में 1014 है, 1000 लड़कों के पीछे 1014 लड़कियां। आजमगढ़ दूसरे नंबर पे है, तुम्हारा देवरिया है तीसरे नंबर पे। देवरिया भी ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि देवरिया के लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं। चलिए कहाँ थे? शिवाजी के जो पिता के साथ ही पहुंचते थे, मराठों में सबसे पहले व्यक्ति थे जो मुगलों की नौकरी स्वीकार की। बालिका वध को पूर्णतया प्रतिबंध लगाने वाला कौन शासक है? जहांगीर। अगला, इसने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगाया। दूसरा पॉइंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन UPSC IAS में पूछा गया है। अयुबा देखाली हुआ शासक को हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दिया था, वो था जहांगीर। हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दिया। हिजड़ों के पर रोक, जैसे भारत से हिजड़ों को जो है अन्य देशों में भेज दिया जाता है,
अन्य देशों से यहाँ मंगाए जाते थे, तो इस व्यापार को प्रतिबंधित करने वाला शासक कौन है? जहांगीर। जहांगीर है। बहुत गहराई में दोनों में जब क्वेश्चन पर ध्यान दो कि जो क्वेश्चन पूछे गए। अगला, जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। लिखो जल्दी से, जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। न्यायप्रिय शासक था। इसने दीवान ए खास से यमुना नदी के पार तक एक सोने की जंजीर लगवाया, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। इस जंजीर को खींचकर कोई भी व्यक्ति बादशाह से न्याय पा सकता था, न्याय प्राप्त कर सकता था। ऐसे देखो, दीवाने खास जहाँ रहता था वहाँ पे घंटी लगवाया, उस घंटी को जुड़वाया किससे? सोने की जंजीर से। और यमुना नदी के यदि पूरब साइड में इसका किला है, तो उस जंजीर को पश्चिम साइड तक, यमुना नदी के उस पार तक रखवा दिया। और जिसको ये लगे कि बादशाह हमारा न्याय करे, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो जंजीर खींचे और बादशाह स्वयं न्याय करेगा। इसी तरह से एक बार जो है शिकार खेलते समय एक धोबी की इसके तीर से मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के तीर से धोबी की मृत्यु हो गई। जैसे दशरथ के तीर से कौन मर गए? श्रवण कुमार मर गए। अब जंगल में तीर चला रहा है, लग गया धोबी को, मर गया। धोबी न्याय की जंजीर खींची और उसके बाद से वो कहा कि इसका तो न्याय यही है कि मैंने आपके पति को, अर्थात मैंने आपको विधवा किया है। नहीं, ये तीर लगी थी नूरजहां से तीर लगी थी। तो जहांगीर कहा कि इसने आपको विधवा किया है, तो आपका अधिकार है कि हमारा संकलन कर दीजिए, मेरी पत्नी विधवा हो जाए। लेकिन धोबी ने ऐसा नहीं किया। इस तरह का न्यायप्रिय शासक था। तो क्वेश्चन पूछता है कि मुगल बादशाहों में सबसे न्यायप्रिय शासक कौन था? तो जहांगीर। अगला, जहांगीर उच्च कोटि का लेखक एवं कवि था। जहांगीर उच्च कोटि का लेखक एवं कवि था। उच्च कोटि का लेखक एवं कवि था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ये जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा। तुजुक ये जहांगीरी इसकी आत्मकथा है। एक आत्मकथा और कौन लिखा है मुगलों में? बाबर। जिसका नाम क्या था? तुजुक के बाबर या बाबर। उसी तरह से दूसरा शासक है जो अपनी आत्मकथा लिखा। पूरे मुगलों में दो ही शासक ऐसे हुए जो अपनी आत्मकथा लिखे, एक बाबर और एक जहांगीर। तुजुक के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा। उसकी भाषा क्या थी? तुजुक के बाबरी वो तुर्की भाषा में लिखा और ये फारसी भाषा में। जहांगीर उच्च कोटि का चित्रकार भी था। आगे अगला पॉइंट, जहांगीर उच्च कोटि का चित्रकार भी था। जहांगीर
उच्च कोटि का चित्रकार भी था। इसके शासनकाल में चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। इसके शासनकाल में चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग अर्थात गोल्डन एज कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो, थोड़ा तेज करो क्योंकि वो गेट बंद करने वाले आ गए। बेचैन है। अरे सोमवार से पानी वाला पढ़ लिया। अब टाइम है। जहांगीर को खत्म करो। चलो थोड़ा तेज लिखो। इसी के शासनकाल में, अगला पॉइंट, इसी के शासनकाल में सूरदास द्वारा सूरसागर की रचना की गई। यहीं पे पोस्ट में लिख लेना, इसको लिख लिए, पोस्ट में लिख लो कि अकबर के शासनकाल में तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। ये सब क्वेश्चन जो है ऑनलाइन को पूछे गए हैं। पोस्ट में लिखना वहीं पर कि अकबर के शासनकाल में तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई और जहांगीर के शासनकाल में सूरदास द्वारा सूरसागर की रचना की गई। अगला धार्मिक क्षेत्र में, अगला पॉइंट, धार्मिक क्षेत्र में इसके द्वारा भी सुलह ए कुल की नीति का अनुसरण किया गया। सुलह ए कुल जो नीति अकबर की थी, सुलह ए कुल की, उसका अनुसरण जहांगीर भी किया। जहांगीर के शासनकाल में अकबर के तरह ही सुलह ए कुल की नीति की धार्मिक क्षेत्र में, चलो धार्मिक क्षेत्र में इसके द्वारा भी सुलह ए कुल की नीति का अनुसरण किया गया। सुलह ए कुल की नीति का अनुसरण किया गया। सुलह ए कुल की नीति क्या थी? मोटा मोटा यही मान के चलो, हिंदू मुसलमान के बीच में जो है एकता। सुलह ए कुल का मतलब है हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता। सुलह ए कुल की नीति का अनुसरण किया गया। जहांगीर की मृत्यु अक्टूबर 1627, ईस्वी। भीमवार एक जगह है, भीमवार, जो पड़ता है लाहौर में। और लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, पंजाब में। उस समय पंजाब हुआ। भीमवार नामक जगह पे इसकी मृत्यु हो गई। और जो पूछा जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यही लाहौर में रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर जहांगीर का मकबरा स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया है कि मुगल बादशाहों में
कितने बादशाहों का मकबरा भारत भूमि से बाहर, बताओ कितने का है? 2 का कौन कौन? बाबर और जहांगीर। तीसरा नहीं? तीसरा वो बहादुर शाह जफर। उनका मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून। इसी पे तो लिखते हैं कि बड़ा बदनसीब है जफर, जो दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिल पाया हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का ही राजा। चलिए, जहांगीर द्वारा के शासनकाल में निर्मित स्थापक थे। क्या क्या बनवाया है? शालीमार बाग कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया कहाँ? कश्मीर में। शालीमार बाग कश्मीर का जो शालीमार बाग इस समय उसका निर्माण जहांगीर द्वारा ही हुआ। दूसरा, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा। एतमाउद्दौला कौन था इसका? दामाद ससुर था। इसका ससुर है जहांगीर का, और नूरजहां का पिता है। एतमाउद्दौला का मकबरा इसी के शासनकाल में निर्मित हुआ, लेकिन निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने। जहांगीर के शासनकाल में किसका मकबरा बना? एतमाउद्दौला का। और निर्माण करवाया था? उसकी बेटी नूरजहां। ये मकबरा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? सर एक पहला ऐसा मकबरा है, ये मुगल साम्राज्य का पहला मकबरा है जो संगमरमर से बना है पूरी तरह। ताजमहल इसके बाद बनता है। तो इसको लिखिए कि यह मध्यकालीन भारत का प्रथम इमारत है जिसका निर्माण किससे हुआ? संगमरमर से। ताजमहल इसके बहुत बाद में बनता है। पहला है पूरे मध्यकाल के मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रथम इमारत जो पूर्णतः संगमरमर से बना, वो कौन था? एतमाउद्दौला का मकबरा। ताजमहल पूरी तरह से तो नहीं पूरी तरह है। चलिए अगला। हाँ, एक लास्ट वन लिखो। बेगम शाही मस्जिद। बेगम शाही मस्जिद इसका निर्माण जहांगीर करवाया और लाहौर में करवाया। ये जहांगीर को 2 शहर बहुत पसंद थे, लाहौर और इलाहाबाद। लाहौर क्यों? इलाहाबाद तो समझ में आता है, क्योंकि इलाहाबाद में और लाहौर क्यों? लाहौर इसलिए उसको था कि वहाँ का वो कश्मीर वाला ही तो बेल्ट है उधर से। हाँ, वो उसको जो है सबसे फेमस तो उसको पसंद थे इलाहाबाद। और जहांगीर ऐसा शासक है मुगलों में जो केवल गंगा जल का पान करता था। रहे लाहौर में, लेकिन गंगा जल जाता था इलाहाबाद से। राजपूत का लड़का था ना? राजपूत और